गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस गुरुजी 4.0। हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंप्लीट करके सॉल्यूशन चैप्टर को स्टार्ट कर दिया था और उसमें हम कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ रहे थे। कंसंट्रेशन टर्म्स में हमने वेट यूनिट्स को पढ़ लिया था। अब सेकेंड यूनिट है वेट वॉल्यूम यूनिट, जिसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो यूनिट का नाम है वेट वॉल्यूम यूनिट। वेट वॉल्यूम यूनिट्स, इसका मतलब ये है कि ऐसी कॉन्सेंट्रेशन टर्म जिसमें सोल्यूट का तो क्या लिया जाए, वेट लिया जाए, और सॉल्वेंट का लिया जाए वॉल्यूम। सॉल्वेंट का क्या लिया जाएगा, वॉल्यूम लिया जाएगा। ऐसी यूनिट्स को हम कहते हैं वेट वॉल्यूम यूनिट्स। अब इसमें कौन कौन सी यूनिट्स आती है वो अपन देखते हैं। इसमें सबसे पहली है आपकी मोलरिटी, दूसरी है आपकी नॉर्मेलिटी, तीसरी है फॉर्मेलिटी, ये इसमें इंक्लूड है। इसमें अपन फोर्थ और शामिल कर सकते हैं, वेट वॉल्यूम परसेंटेज। ये 4 यूनिट्स हम इसमें एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे किसको, मोलरिटी को। व्हाट इज द मोलरिटी? देखो मोलरिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, ठीक है। क्या कहा मैंने, सबसे पहले पहला पॉइंट अपन डिस्क्राइब करेंगे यहाँ पे, कौन सा, मोलरिटी, जिसको हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। क्या कहा मैंने, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, किस में ले रहे हैं, लीटर में ले रहे हैं, ठीक है। अब मैंने बताया था कि मोल क्या होता है, मोल को रिप्रेजेंट करते हैं हम N से, और N इक्वल्स टू क्या था, W/M। ये हमने कल की क्लास में देख लिया था, ठीक है। तो अब सोल्यूट आपको पता है कि मैंने कल की क्लास में सोल्यूट किसको माना था, ए को सोल्यूट माना था और बी को सॉल्वेंट माना था। तो हम उसी चीज को यहाँ पे लेके चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, Na/V। V किसका है, सॉल्यूशन का है। तो मैं केवल यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिख देती हूँ। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में ले रहे हैं, अभी अपन लीटर में ही ले रहे हैं, ठीक है। अब मैंने कहा कि मोल इक्वल्स टू क्या है, W/M। तो यहाँ M इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, WA/MA। MA क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्यूट, ठीक है। और यहाँ पे इनटू क्या आ जाएगा, वॉल्यूम, और वॉल्यूम किस में आएगा, लीटर में। अब आपको पता है ही कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, तो मैंने यहाँ पे वॉल्यूम लिख दिया। अब देखिए, अगर मैं वॉल्यूम को किस में ले लूं, मिलीलीटर में, तो मेरे को यहाँ पे 1000 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आपका आ जाएगा मोलरिटी का फॉर्मूला। इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, मोलरिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। ये आपकी मोलरिटी है। अब देखो कल की क्लास में हमने मोलरिटी देखा था। मोलरिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म है, और ये मोलरिटी क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है। क्यों, क्योंकि इसमें वॉल्यूम आ रहा है, और वॉल्यूम अफेक्ट होता है किससे, टेम्परेचर से अफेक्ट होता है, ठीक है। अगर आप इसकी यूनिट लिखेंगे,
इसकी यूनिट लिखेंगे तो यूनिट क्या आएगी, मोल पर लीटर इसकी यूनिट होगी। अगर मैं कहूं मोलेलिटी की यूनिट क्या थी, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोलेलिटी, यूनिट ऑफ मोलेलिटी क्या थी, अगर मैं मोलेलिटी की यूनिट आपसे पूछूं तो आप क्या बताएंगे, आपको यहां लिखना होगा मोल पर किलोग्राम। क्या लिखना होगा, मोल पर किलोग्राम, क्योंकि वो वेट बाय वेट यूनिट थी। ठीक है, तो ये हमारी क्या हुई, मोलेरिटी हुई। अब देखिए, और ये किसकी यूनिट लिखी है मैंने, मोलेरिटी की, ध्यान में रखना है आपको। अब नेक्स्ट है अपना नॉर्मेलिटी। नेक्स्ट पॉइंट अपना क्या है, नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से। व्हाट इज द नॉर्मेलिटी, तो हम क्या कहेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। क्या कहा मैंने, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, वो हमारा क्या है, नॉर्मेलिटी। अब फॉर्मूले की टर्म में लिखेंगे, n इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किस में आएगा, लीटर में। अब ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल्स टू होता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। क्या कहा, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो यहां मैं क्या लिखूंगी, डब्ल्यू एन इक्वल्स टू डब्ल्यू ए अपॉन ई डब्ल्यू। ई डब्ल्यू ये सोल्यूट का है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट है ये ना, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट का ही तो प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, तो यहां पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, ये ग्राम इक्विवेलेंट की वैल्यू मैंने यहां लिख दी, तो अब आ जाएगा आपका वॉल्यूम। ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिखना है, तो अब मैं केवल यहाँ वॉल्यूम लिख रही हूँ, और किस में है वॉल्यूम, लीटर में। नेक्स्ट आप क्या लिखेंगे, अब वॉल्यूम को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है, तो ये क्या बन जाएगा, डब्ल्यू ए इंटू 1000 अपॉन इक्विवेलेंट वेट इंटू वॉल्यूम। और वॉल्यूम को मैं केवल V से इंडिकेट कर रही हूँ, और वॉल्यूम किस में आ गया, मिलीलीटर में। और ये अपना किसका फॉर्मूला बन गया, ये बन गया अपने नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला। लेकिन आपने एक चीज देखी, यहाँ एक नया टर्म निकल के आया है, इक्विवेलेंट वेट। व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट, और कैसे निकाला जाता है, क्या इक्विवेलेंट वेट होता है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पे आपको डिफाइन करके बता रही हूँ इक्विवेलेंट वेट। किसी भी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट वो क्या होता है, वेट ऑफ पार्ट ऑफ वेट होता है, जो कि आप क्या कर सकते हो, या तो डिस्प्लेस कर सकते हो हाइड्रोजन के 1 वेट पार्ट को, ऑक्सीजन के 8 वेट पार्ट को, या फिर क्लोरीन के 35.5 वेट पार्ट को। तो हम डिफाइन कैसे करेंगे, द इक्विवेलेंट, EW लिख देती हूं मैं इसको, द इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनी सब्सटेंस is the number of weight parts, number of weight parts which is
react with or displace one weight part of hydrogen eight weight part of oxygen and 35.5 weight part of क्लोरीन। ठीक है, क्या कहा कि कोई भी सब्सटेंस है उसका इक्विवेलेंट वेट क्या है, एक ऐसा नंबर ऑफ वेट पार्ट है जो कि या तो रिएक्ट कर सकता है या फिर डिस्प्लेस कर सकता है। किसको किससे रिएक्ट कर सकता है या फिर किसको डिस्प्लेस कर सकता है? वन वेट पार्ट ऑफ हाइड्रोजन या फिर 8 वेट पार्ट ऑफ ऑक्सीजन या फिर 35.5 वेट पार्ट ऑफ क्लोरीन। अगर ये चीज कर देता है तो वो उस सब्सटेंस का क्या निकल जाता है? इक्विवेलेंट वेट निकल जाता है। क्या निकल जाता है? उसका इक्विवेलेंट वेट निकल जाता है। अब सोचो कि मैं किसी एसिड का इक्विवेलेंट वेट निकालना चाह रही हूँ, तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे? पहला पॉइंट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड का मैं निकालना चाह रही हूँ यहाँ पे। तो वो क्या होगा? सबसे पहले आपको जो भी एसिड दिया गया है उसका मोलर मास आपको निकालना होगा। मोलर मास आपको निकालना होगा और उस मोलर मास को आपको डिवाइड करना होगा किससे? नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन। ठीक है, जैसे कि मान लो मैंने एग्जाम्पल लिया H2SO4 का। एग्जाम्पल मैंने किसका लिया? H2SO4 का यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिया। H2SO4 का मोलर मास 98 होता है। कितना होता है? 98। और इसमें रिप्लेसेबल H प्लस आयन कितने हैं? 2। रिप्लेसेबल H प्लस आयन कितने हैं? 2। कैसे? देखो, आप अगर H2SO4 है, इसका अगर आप आयोनाइजेशन करते हैं तो आपको 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस आयंस मिलते हैं। इट मीन्स हम यहाँ पे 2H प्लस को क्या कर सकते हैं? रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे रिप्लेसेबल H प्लस आयन कितने हो गए? 2 हो गए। तो H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया? 49 आ गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड निकाल सकते हो। ठीक है, क्या निकाला अपन ने? इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड निकाल लिया। अब दूसरा हम लेते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस। किसी बेस का इक्विवेलेंट वेट हम कैसे निकालते हैं वो देखो। तो सेम फॉर्मूला अपने को अप्लाई करना पड़ेगा। मोलर मास, उसके बाद में अपॉन में क्या लेंगे? नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयन। रिप्लेसेबल OH माइनस आयन। अब इसका देखिए आप, जैसे कि मान लो मैंने एग्जाम्पल ले लिया यहाँ पे अपने NaOH का। किसका एग्जाम्पल लिया? NaOH का मैंने यहाँ एग्जाम्पल ले लिया। ठीक है, NaOH का मोलर मास होता है 40 और इसमें रिप्लेसेबल OH कितने हैं? दिखने में ही एक दिख रहा है, देखो। NaOH का अगर आप क्या करेंगे? आयोनाइजेशन करेंगे, क्या बनेगा? Na प्लस प्लस OH माइनस। ठीक है, क्या बना?
Na प्लस प्लस OH माइनस, यानी कि एक रिप्लेसेबल है, तो यहाँ NaOH का जो मोलर मास है डिवाइड हो जाएगा 1 से और आंसर आ जाएगा अपना 40। इट मीन्स इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH कितना होता है? 40 होता है। ठीक है, तो ये 40 अपना इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ हमने किसका इक्विवेलेंट वेट निकाला? बेस का इक्विवेलेंट वेट निकाल लिया है। इसके बाद देखो आप, अगर मान लो हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना है किसका? एटम का। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एटम किसका निकालना है? एटम का आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना है। अब यहाँ क्या करेंगे भाई, आप एटॉमिक मास लेंगे या एटॉमिक वेट लिख दो, तो एटॉमिक मास अपॉन में क्या लेंगे? वैलेंसी। अपॉन में आपको क्या लेना पड़ेगा? वैलेंसी लेनी पड़ेगी। ठीक है, कोई भी एटम है, अगर आपको उसका क्या निकालना है? इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो उसका एटॉमिक मास लिख दो और फिर उस अपॉन में उसकी क्या लिख दोगे आप? वैलेंसी लिख दोगे। ऐसे ही आपको अगर इक्विवेलेंट वेट निकालना है ऑफ ऑक्सीडेंट, किसका निकालना है? किसी ऑक्सीडेंट का आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो अब यहाँ पे भी आपको क्या लिखना होगा? उसका मोलर मास लिखना होगा। उसका क्या लिखना होगा? मोलर मास लिखना होगा। और अपॉन में क्या आ जाएगा? अपॉन में आ जाएगा कि उस ऑक्सीडेंट ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। तो मैं क्या लिख दूंगी यहाँ पे? नंबर ऑफ गेन इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ गेन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस तरीके से हम किसका इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं? ऑक्सीडेंट का। भाई ऑक्सीडेंट में आपको पता है आपका KMnO4 आता है, आपका K2Cr2O7 आता है। कोई भी रिएक्शन अगर आपको दे रखी है, ठीक है, जैसे कि मान लो MnO4 माइनस है, MnO4 माइनस है, वो कन्वर्ट हो रहा है किस में? Mn2 प्लस में। Mn2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है। तो आपको ये कह दे कि भाई MnO4 माइनस का आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो आपको पता है कि MnO4 माइनस में आपका Mn +7 में होता है और Mn2 प्लस में आपको दिख रहा है कि इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है। भाई +7 से +2 में कब जाएगा? जब वो यहाँ 5 इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। कितने इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करेगा? 5 इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करेगा। इट मीन्स MnO4 का आप मोलर मास निकाल लेना, उसके बाद में डिवाइड कर देना किससे? 5 इलेक्ट्रॉन से। तो क्या आ जाएगा? आपके MnO4 माइनस का इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हमें निकालना होता है इक्विवेलेंट वेट ऑफ रिडक्टेंट। इक्विवेलेंट वेट ऑफ रिडक्टेंट। ठीक है, क्या वही मोलर मास? रिडक्टेंट का आपको क्या लिखना पड़ेगा? मोलर मास लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? मोलर मास अपन यहां पे लिख देंगे और फिर डिवाइडेड बाय, यहां तो देखो नंबर ऑफ गेन्ड इलेक्ट्रॉन है, यहां क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ लॉस्ट इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन उसने क्या किए? लॉस्ट किए, वो लिख देना है। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं? इक्विवेलेंट वेट को निकाल सकते हैं। ठीक है, ये अपना क्या था? नॉर्मेलिटी कंप्लीट हुआ। उसके बाद में देखिए हमें क्या देखना है? नेक्स्ट क्या था? फॉर्मेलिटी। कौन सा टर्म आएगा? फॉर्मेलिटी अपना टर्म आ जाएगा, जिसको हम डिनोट करते हैं F से। अब बात आती है कि फॉर्मेलिटी कब यूज की जाती है। मान लो मैं सॉल्यूशन बना रही हूं और सॉल्यूशन बनाते वक्त मैंने जो सॉल्यूट डाला, वो सॉल्यूट सॉल्यूशन में जाकर के वो सॉल्यूट क्या होता है? डिसोशिएट कर जाए या फिर एसोसिएट कर जाए, तो ऐसी कंडीशन में हमें कॉन्सेंट्रेशन टर्म कौन सी यूज करनी होगी? फॉर्मेलिटी। क्या कहा मैंने? जब सॉल्यूट क्या कर जाए? जब सॉल्यूट व्हेन
solute dissociate और associate, जब सोल्यूट डिसोशिएट या एसोसिएट कर जाता है तो फॉर्मेलिटी टर्म यूज होता है। ठीक है, जैसे कि मान लो मैंने क्या किया, बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड को मैंने किस में डिसॉल्व किया, बेंजोइक एसिड को मैंने बेंजीन में डिसॉल्व किया। किस में डिसॉल्व किया, बेंजीन में। तो ये क्या बना लेता है, डाइमर बना लेता है। क्या बना लेता है, डाइमर। यानी कि बेंजोइक मॉलिक्यूल के दो मॉलिक्यूल आपस में एसोसिएट कर जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में कौन सी कॉन्सेंट्रेशन टर्म यूज होगी, आपकी फॉर्मेलिटी। ठीक है, दूसरा डिसोशिएट का, जैसे कि मान लो मैंने NaCl को किस में डिसॉल्व किया, वाटर में डिसॉल्व किया। किस में डिसॉल्व किया, वाटर में इसको मैंने डिसॉल्व किया, तो ये डिसोशिएट हो जाता है। ये क्या हो जाता है, डिसोशिएट। और डिसोशिएट होकर के क्या बनाता है, Na++Cl-। ठीक है, ये आयंस में क्या हो जाता है, डिसोशिएट। तो ऐसी कंडीशन में हम मोलर मास की जगह क्या लेते हैं, फॉर्मूला वेट लेते हैं। ऐसी कंडीशन में हम मोलर मास यूज नहीं करते हैं, हम क्या यूज करते हैं, फॉर्मूला वेट यूज करते हैं। तो अब अगर मैं इस फॉर्मेलिटी को डिफाइन करना चाहूं तो क्या लिखूंगी, नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला वेट, ग्राम फॉर्मूला वेट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 liter सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन 1 liter सॉल्यूशन। तो अब मैं इसको डायरेक्टली अगर फॉर्मूले से बताना चाहूं, जो कि हम नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, मॉलरिटी इनमें लिख रहे थे, तो देखो इसका हो जाएगा WA/FW, मेरे को अब लिखना होगा। FW का मतलब फॉर्मूला वेट, ठीक है, इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम मैंने किस में ले लिया, मिलीलीटर में। तो ये हमारे फॉर्मेलिटी का क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी कॉन्सेंट्रेशन टर्म हुई, ये हमारी फॉर्मेलिटी हुई। फॉर्मेलिटी का यूज कब करते हैं, जब हमारा सोल्यूट डिसोशिएट करता है या फिर एसोसिएट करता है, किसमें, सॉल्वेंट में। जैसे कि बेंजोइक एसिड है, ये बेंजीन में डाइमर बनाता है, यानी कि एसोसिएशन शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है यहाँ पे, ये एसोसिएशन को शो कर रहा है। ठीक है, और अगर NaCl को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये डिसोशिएट हो जाता है। ठीक है, तो ये फॉर्मेलिटी थी। इसके बाद में हमें लेना है फोर्थ टर्म, कौन सी है, W/V परसेंटेज। W/V परसेंटेज का मतलब क्या है, इसका आप फॉर्मूला देखेंगे। यहां आपको क्या लिखना है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, यानी कि सोल्यूट को आप किस में लोगे, ग्राम में लोगे। किस में प्रेजेंट रहेगा, सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन का जो सॉल्यूशन होगा उसमें ये प्रेजेंट रहेगा। तो क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। क्यों, क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो ये हो जाएगा W/V परसेंटेज का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये हमारा क्या कंप्लीट हुआ, W/V यूनिट्स कंप्लीट हो गई। अब मैंने एक और लिखा था वहां पे, वो क्या था आपका, वॉल्यूम परसेंटेज। थर्ड पॉइंट करके मैंने एक और लिखा था कि वॉल्यूम परसेंटेज। इसको क्या है कि यहां वॉल्यूम परसेंटेज में सोल्यूट भी क्या होगा, सोल्यूट भी लिक्विड होगा और सॉल्वेंट भी लिक्विड होगा। सोल्यूट भी लिक्विड होगा और सॉल्वेंट भी यहाँ पे लिक्विड होगा। ठीक है,
तब हम निकालेंगे वॉल्यूम परसेंटेज। क्या फॉर्मूला होगा? V/V परसेंटेज से इसको हम डिनोट कर सकते हैं और इसका फॉर्मूला हो जाएगा VA/VA प्लस VB इंटू 100। ये आपके वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला हो जाएगा। यानी कि इस तरीके से हम किसी सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को निकाल सकते हैं और मैंने सारी यूनिट्स यहाँ पे बता दी है। देखो हमने एक पीपीएम पढ़ा था, पीपीएम पढ़ा था, पीपीएम के जैसे ही हम पीपीबी भी लिख सकते हैं। पीपीबी, पीपीएम के जैसे ही हम क्या ले सकते हैं? पीपीबी, यानी कि पार्ट्स पर बिलियन। अब एक चीज याद रखना, जो पार्ट्स पर मिलियन था ना, उसमें 10⁻⁶ थी, उसकी जगह अगर आप 9 कर दोगे, 10⁻⁹ कर दोगे तो आपका क्या बन जाएगा? पार्ट्स पर बिलियन बन जाएगा। यानी कि आपको 10⁻⁶ की जगह क्या लगाना होगा? वहां पे 10⁻⁹ लगाना होगा और बाकी सब चीज यहाँ सेम रहेगी। ठीक है, तो ये आज हमारी क्या कंप्लीट हुई? कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स कंप्लीट हो चुकी है। अब हम टॉपिक लेंगे यहाँ पे क्या? सॉल्युबिलिटी। क्या टॉपिक लेने जा रहे हैं? सॉल्युबिलिटी। ठीक है, अब सॉल्युबिलिटी क्या होती है? देखो अगर अपन जनरली बात करें तो सॉल्यूट का डिसॉल्व होना सॉल्यूशन में, उसको हम क्या कह देते हैं? सॉल्युबिलिटी कह देते हैं। ठीक है, डेफिनेशन क्या लिखेंगे कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस the solubility of a substance is the maximum amount of that substance dissolve in a specific solvent at a specified temperature। ठीक है, क्या कहा कि कोई भी सब्सटेंस है, अगर आप उसकी सॉल्युबिलिटी को क्या करना चाह रहे हो? डिफाइन करना चाह रहे हो, तो वो उसकी मैक्सिमम अमाउंट होगी जो कि सॉल्वेंट में क्या हो जाएगी? डिसॉल्व हो जाएगी एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर पर। ठीक है, अब क्या कहा? अब कहा यह जाता है कि जरूरी थोड़ी है कि कोई हमें सॉलिड दिया गया और वो हर सॉलिड हर लिक्विड में क्या हो जाए? डिसॉल्व हो जाए। जरूरी नहीं होता है। याद रखना, पहले एक लाइन लिखेंगे कि जो सॉल्युबिलिटी है वो किससे अफेक्ट की जाती है? सॉल्युबिलिटी affected by the nature of solute and solvent। नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, और अफेक्ट होती है टेम्परेचर एंड प्रेशर से। टेम्परेचर एंड प्रेशर से भी ये अफेक्ट होती है। जो आपकी सॉल्युबिलिटी है वो किस किस से अफेक्ट हो रही है भाई? वो अफेक्ट हो रही है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, और टेम्परेचर से और प्रेशर से। अब ये कैसे, वो हम देखेंगे भाई। अब मान लो कि मैं किसी सॉलिड को डिसॉल्व कर रही हूं लिक्विड में। किसी सॉलिड को किस में डिसॉल्व कर रही हूं? यानी कि सॉलिड तो है मेरा सॉल्यूट और सॉल्वेंट मेरा कैसा है?
लिक्विड है और उसको मैं यहाँ पे डिसॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, अब सुनना, सॉलिड को डिसॉल्व कर रहे हैं लिक्विड में, तो क्या कहा था मैंने अभी कि ऑल सॉलिड, एवरी सॉलिड लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, एवरी सॉलिड does not dissolve in given liquid। दिए गए लिक्विड में सभी के सभी सॉलिड डिसॉल्व हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे कि आपका NaCl है, जैसे कि आपका NaCl है, आपका KCl है, आपका KNO3 है, कौन है, KNO3, ये वाटर में डिसॉल्व होते हैं। किस में डिसॉल्व होते हैं, वाटर में। ठीक है, और जैसे कि आपका जो एंथ्रासीन है और आपका नेफ्थलीन है, ये डिसॉल्व हो जाते हैं बेंजीन में। इसका मतलब हर एक सॉल्यूट है वो हर सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं हो सकता है। अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिक्स होते हैं। तो यहाँ पे एक टर्म निकल के आती है, वो क्या है, लाइक डिसॉल्व लाइक, लाइक डिसॉल्व लाइक, जो जैसा है, जो जैसा है वो उसी में घुलेगा। लाइक डिसॉल्व लाइक, जो जैसा होता है वो उसी में घुलता है। इट मीन्स मैं क्या बता सकती हूं कि अगर आपका सॉल्यूट पोलर है, पोलर सॉल्यूट है, तो वो पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होगा। क्या कहा, अगर पोलर सॉल्यूट है तो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, और अगर नॉन पोलर सॉल्यूट है तो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होगा। ठीक है, तो ये हमारी सॉल्युबिलिटी की हमने कुछ बातें की। अब देखो, सॉलिड को हम डिसॉल्व कर रहे हैं किसमें, लिक्विड में। तो किसी सॉलिड को जब हम किसी लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो दो प्रोसेस हो सकती है, एक तो डिसोल्यूशन और एक क्रिस्टलाइजेशन। क्या कहा मैंने वहां पे, व्हेन वी डिसॉल्व सॉलिड सॉल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट, लिक्विड सॉल्वेंट, अगर हम किसी सॉलिड सॉल्यूट को लिक्विड सॉल्वेंट में क्या कर रहे हैं, डिसॉल्व कर रहे हैं, देन देयर आर टू प्रोसेस, टू प्रोसेस विल अकर। अब वो दो प्रोसेस कौन कौन सी है देखिए, एक तो है डिसोल्यूशन, पहली तो कौन सी है, डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूट पार्टिकल्स डिसॉल्व हो जाते हैं किसमें, सॉल्यूशन में। सम सॉलिड solute particles dissolve in solvent।
ठीक है। और सॉल्वेंट में किसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है? सॉल्यूट की। ठीक है, क्या लिख सकते हैं इसमें हम कि जो सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन, इसी टर्म में क्या होती है कि जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है? इंक्रीज होती है, इंक्रीज होती है इन सॉल्यूशन। कब? जब डिसोल्यूशन होता है। सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है? इंक्रीज होती है किसमें? सॉल्यूशन में। ये किसमें होता है? डिसोल्यूशन में। उसी टाइम पे, एट द सेम टाइम, क्या लिखूंगी मैं? एट द सेम टाइम द अदर प्रोसेस, the other process will occur, और वो प्रोसेस कौन सी होगी? उस प्रोसेस में पता है क्या? वो प्रोसेस है क्रिस्टलाइजेशन। कौन सी है? क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है वो देखिए आप, कि जो सॉलिड सॉल्यूट है जो कि किस में डिसॉल्व हो चुका, आपके सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो चुका, वो पार्टिकल आपके सॉलिड पार्टिकल के साथ क्या होंगे? कोलाइड होंगे और सेपरेट आउट हो जाएंगे। कहां से? सॉल्यूशन से। तो क्रिस्टलाइजेशन में क्या होगा वो देखिए, सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल फ्रॉम सॉल्यूशन collide with other solid solute particle and separated out of the solution। इसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? इसको ही हम क्या कहते हैं? क्रिस्टलाइजेशन कह देते हैं। तो ये दोनों प्रोसेस एक साथ होती है, दो अपोजिट प्रोसेस है और दोनों ही क्या होती हैं? साथ साथ होती हैं। अब क्या होगा? मान लो एक ऐसी स्टेट आ जाए जब दोनों प्रोसेस की स्पीड क्या हो जाए? बराबर हो जाए। क्या कहें? स्टेट एट विच the rate of both process is same। अगर दोनों प्रोसेस की रेट क्या हो जाए? सेम हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में क्या आ जाएगा? यहां बन जाएगा आपका डायनेमिक इक्विलिब्रियम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? डायनेमिक इक्विलिब्रियम बन जाएगा। इट मीन्स आप क्या कहोगे? आप ये कहोगे कि दो प्रोसेस ऐसी लग रही है कि साथ साथ हो रही है। डिसोल्यूशन एक साइड में और दूसरी साइड में क्या होता रहेगा? क्रिस्टलाइजेशन। ये दोनों प्रोसेस साथ साथ होगी। क्रिस्टलाइजेशन, ये दोनों प्रोसेस साथ साथ होने लग जाएगी। और ऐसी कंडीशन को हम कौन सी क्या कह रहे हैं? डायनेमिक इक्विलिब्रियम यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, यानी कि हमें ऐसा लगेगा कि यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या हो गई? कांस्टेंट हो गई। ऐसी कंडीशन में क्या हो जाती है? जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कांस्टेंट हो जाती है। यहाँ इस कंडीशन में मैं क्या कह सकती हूँ? कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई? कांस्टेंट हो गई। अब कांस्टेंट हो गई तो हम इसमें नो मोर सॉल्यूट डिसॉल्व, अब हम इसमें हम ज़्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं कर सकते। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? नो मोर
solute not dissolve। और ऐसे सॉल्यूशन को हम कौन सा सॉल्यूशन कह रहे थे? ऐसे सॉल्यूशन को सेचुरेटेड सॉल्यूशन हम कह रहे थे। कौन सा सॉल्यूशन कह रहे थे? सेचुरेटेड सॉल्यूशन कह रहे थे। ठीक है, अब सेचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया भाई, हमने इक्विलिब्रियम भी यहाँ पे एस्टैब्लिश कर लिया। अब कौन कौन से फैक्टर इसको अफेक्ट कर रहे हैं वो अपने को देखना है। ठीक है, हमने सॉल्युबिलिटी को कुछ इस तरीके से पढ़ा कि सॉलिड को अगर हम लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो वो डिसॉल्व होता है तो डिसोल्यूशन होता है, वो क्रिस्टलाइज्ड होता है तो उसको क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। दोनों प्रोसेस की रेट अगर बराबर हो जाती है तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम बन जाता है, और ऐसी कंडीशन में कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाती है? कांस्टेंट हो जाती है। यहाँ पे हम और ज़्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं। ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कह देते हैं? सेचुरेटेड सॉल्यूशन। और सेचुरेटेड सॉल्यूशन की हम जो डेफिनेशन है ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद में देखो हमें देखना है कि टेम्परेचर से क्या अफेक्ट पड़ता है। तो मैं यहां पे लिख रही हूं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब बेटा याद रखना, अगर आप किसी सॉलिड को किसी लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हो तो टेम्परेचर इस बात पर इफेक्ट करेगा या इस बात पर डिपेंड करेगा कि प्रोसेस कैसी है। याद रखो वापस से मैं क्या कह रही हूं कि अगर आप किसी सॉलिड को डिसॉल्व कर रहे हो, किसमें? लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हो तो टेम्परेचर किस बात पर डिपेंड करेगा? टेम्परेचर डिपेंड करेगा किस पर? टाइप ऑफ प्रोसेस पर। किस पर डिपेंड करेगा? टाइप ऑफ प्रोसेस पर डिपेंड करेगा। टाइप ऑफ प्रोसेस पर डिपेंड करेगा। बेटा ये थोड़ा सा बोर्ड में ऐसे हो रही है, कट जा रही है, अक्सर देख लेना आप तरीके से। टाइप ऑफ प्रोसेस पर ये डिपेंड करेगा। अब टाइप ऑफ प्रोसेस पर कैसे? सुनना, अगर मान लो आपको आप क्या कर रहे हो, सॉलिड को जब डिसॉल्व कर रहे हो, सॉलिड को जब डिसॉल्व कर रहे हो सॉल्वेंट में, तो वो प्रोसेस एंडोथर्मिक है। कैसी प्रोसेस है? एंडोथर्मिक है। मैंने क्या कहा? वापस से सुन लो कि अगर आप सॉलिड सॉल्यूट को डिसॉल्व कर रहे हो सॉल्वेंट में और वो प्रोसेस कैसी है? एंडोथर्मिक है, तो ऐसी प्रोसेस के लिए अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, मैं क्या कह रही हूं, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि आपकी एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए डेल एच इक्वल्स टू क्या होता है? पॉजिटिव। यानी कि घुलने के लिए उसको क्या चाहिए? टेम्परेचर चाहिए, एनर्जी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में अगर बाय द वे आपकी प्रोसेस है कैसी? एक्सोथर्मिक। प्रोसेस कैसी है? एक्सोथर्मिक है। तो एक्सोथर्मिक में आपको पता है कि अगर आप सॉल्यूट को डिसॉल्व कर रहे हो तो उस टाइम पे एनर्जी रिलीज होती है। अब पहले ही एनर्जी रिलीज हो रही है, इसका मतलब क्या है? टेम्परेचर उसको चाहिए ही नहीं, फिर भी आप टेम्परेचर अगर दे रहे हो तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कौन सी प्रोसेस के लिए? जब एनर्जी पहले से ही क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। तो यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है? यहाँ पे फॉलो हो रहा है आपका ले चार्ट लिए लो। कौन सा लो? ले चार्ट लिए।
ठीक है, ये वाला प्रिंसिपल यहाँ पे फॉलो हो रहा है। ओके, ये बात हो गई। अब देखो यहाँ आप पीछे देखना एक बार, ये यहाँ पे हमने पढ़ लिया, तो आप यहाँ एक चीज लिख सकते हो कि सॉलिबिलिटी क्या है। तो सॉलिबिलिटी को तो हम पहले ही डिफाइन कर चुके हैं। ये सारी चीजें आप किस में पढ़ रहे हो, सॉलिबिलिटी में तो पढ़ रहे हो कि भाई सॉलिबिलिटी क्या है। तो आप क्या लिख सकते हो, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन सॉल्यूशन इज नॉन एज सॉलिबिलिटी। ठीक है, तो अब उसके बाद में मैंने किसका इफेक्ट बताया आपको, टेम्परेचर का इफेक्ट यहाँ पे बता दिया है। अब दूसरा देखो, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब देखो, अगर आपका सब्सटेंस सॉलिड और लिक्विड है, अगर आपका सब्सटेंस कैसा है, सॉलिड और लिक्विड है, तो ऐसे सब्सटेंस पर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। सॉलिड और लिक्विड पर प्रेशर का इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि ये दोनों ही क्या होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं। तो आप क्या कहेंगे, सॉलिड और लिक्विड पर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। प्रेशर का इफेक्ट पड़ेगा किसमें, गैस पर। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट अपन टर्म लेंगे वो किसमें लेंगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। solubility of gas in liquid। ठीक है, अब देखो, किसी गैस को आप क्या कर रहे हो, लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हो। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, अगर आप प्रेशर को बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। प्रेशर को आप बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो कि सॉल्युबिलिटी ऑफ, डायरेक्टली लिखते हैं, डिपेंड्स ऑन प्रेशर। किस पर डिपेंड करती है, ये प्रेशर पर डिपेंड करेगी। टेम्परेचर पे भी करेगी लेकिन प्रेशर पे भी करेगी। ठीक है, अब कैसे, अगर आप प्रेशर को क्या करते हो, इंक्रीज करते हो, तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। अब ये वाला रिलेशन, ठीक है, ये वाला रिलेशन किसने दिया था, ये वाला रिलेशन दिया था हेनरी ने। हेनरी ने क्या दिया था रिलेशन, हेनरी ने प्रेशर और सॉल्युबिलिटी, प्रेशर और सॉल्युबिलिटी, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन बनाया था, और वो रिलेशन एक लॉ के थ्रू दिया था, जो कि कौन सा लॉ था, हेनरी लॉ। कौन सा लॉ था, हेनरी लॉ था। ये जो रिलेशन था वो क्वांटिटेटिव रिलेशन था। कौन सा रिलेशन था, क्वांटिटेटिव रिलेशन था। ठीक है, अब क्या था ये हेनरी लॉ, अब हमें इस हेनरी लॉ को क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। देखिए, इसकी हम दो डेफिनेशन लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। क्या कहता है ये लॉ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द solubility of a gas
is directly proportional to the partial pressure of gas above the surface of liquid और सॉल्यूशन। ठीक है, हेनरी ने क्या कहा कि कोई भी गैस है उसकी सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस के, जो कि कहाँ प्रेजेंट है, अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड और सॉल्यूशन। ठीक है, इसके लिए मैं रिलेशन क्या लिख सकती हूँ, m इज प्रोपोर्शनल टू द p, m इज प्रोपोर्शनल टू द p। ये क्या है, आपके गैस की अमाउंट है, कितनी डिजोल्व हो रही है वो। अब प्रोपोर्शनल के साइन को मैं हटाऊंगी तो एक कांस्टेंट यहाँ पे लगाते हैं, और ये कांस्टेंट है आपका हेनरी कांस्टेंट। KH क्या है यहाँ पे, हेनरी कांस्टेंट है। अब एक डेफिनेशन में और लिख सकती हूँ, और करके लिखते हैं अपन यहाँ पे, और वो डेफिनेशन क्या है वो देखिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब ये गैस इन वेपर फेज, ये अपने को यहां लिखना होगा, गैस इन वेपर फेज कौन सी फेज में है, वेपर फेज में है, इन वेपर फेज। ठीक है, और ये इसका पार्शियल प्रेशर हम किससे डिनोट करेंगे, P से डिनोट करेंगे। तो क्या लिखा हमने, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस जो कि कौन सी फेज में है, वेपर फेज, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन। जो आपका सॉल्यूशन है उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली क्या होगा, वो प्रोपोर्शनल होगा। इट मींस क्या लिखेंगे हम, MP इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द X, ये मोल फ्रैक्शन है। प्रोपोर्शनल के साइन को हटाओगे तो क्या लगाना है आपको, वही हेनरी कांस्टेंट यहाँ पे लगाना होगा। ठीक है, सिंपल X से ही इसको अपन ऐसे डिनोट कर देते हैं। तो KH क्या है आपका, हेनरी कांस्टेंट। ठीक है, अब देखो ये जो KH की वैल्यू है, KH की वैल्यू वो अलग अलग गैसों के लिए अलग अलग होती है, चाहे टेम्परेचर सेम हो। तो यहां हम क्या कहेंगे, द वैल्यू ऑफ KH, द वैल्यू ऑफ KH इज डिफरेंट for different gases. For different gases at same temperature. टेम्परेचर चाहे सेम होगा लेकिन डिफरेंट गैसेस के लिए आपके KH की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी। एक चीज और याद रखना, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो KH की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी, लेकिन याद रखना सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है।
टेम्परेचर बढ़ेगा, KH की वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो यही चीज है कि याद रखना आप, क्या याद रखेंगे कि N2 और O2, N2 और O2 के लिए अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो KH की वैल्यू भी क्या होती है, बढ़ती है, और सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। और यही कारण है कि जो एक्वेटिक स्पीसीज होती हैं, क्या कहा मैंने, जो एक्वेटिक स्पीसीज होती है, यही कारण है कि एक्वेटिक स्पीसीज, कौन सी स्पीसीज, जो एक्वेटिक स्पीसीज है वो कोल्ड वाटर में रहना ज्यादा पसंद करती है। एक्वेटिक स्पीसीज आर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर, इन कोल्ड वाटर देन वार्म वाटर। यानी कि जो पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं वो ठंडे पानी में रहना ज्यादा पसंद करते हैं, बल्कि किसके, गर्म पानी के। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो KH की वैल्यू बढ़ेगी, KH की वैल्यू बढ़ेगी तो N2 और ऑक्सीजन, इन दोनों की सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। तो गर्म पानी में ऑक्सीजन की अमाउंट क्या रहेगी, कम रहेगी, जिससे कि जो एक्वेटिक स्पीसीज है उनको ब्रीद करने के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी। तो ऐसी कंडीशन में वो वार्म वाटर की जगह कहाँ रहना ज़्यादा पसंद करेंगे, कोल्ड वाटर में रहना ज़्यादा पसंद करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस। तो ये रीज़न हमने यहाँ लिखा है कि टेम्परेचर बढ़ता है, KH की वैल्यू बढ़ती है, और सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, इसके बाद में हमें क्या लेना है, यूजेज, एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। हेनरी लॉ की क्या क्या एप्लीकेशन है। पहली ये है कि जो अपने कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स होती है, जैसे कि मान लीजिए हम सॉफ्ट ड्रिंक्स और सोडा वाटर होता है किसमें, सॉफ्ट ड्रिंक्स, सोडा वाटर में हम क्या करते हैं, CO2 की स्टेबिलिटी, CO2 की सॉल्युबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, जो बॉटल्स होती हैं उसको बिल्कुल पैक्ड करते हैं हाई प्रेशर पर। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, टू इंक्रीज द solubility of CO2 in soda water, इन सोडा वाटर, अगर क्या है कि अगर हमें किसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ानी है, CO2 की, किसमें, सोडा वाटर में, देन bottle is sealed at high pressure। बॉटल को हाई प्रेशर पर क्या किया जाता है, बंद किया जाता है। उसके बाद में देखिए दूसरा पॉइंट, इन डीप सी डाइविंग्स,
आप सबको पता है जो समुद्री गोताखोर है, समुद्री गोताखोर क्या करते हैं, जब समुद्र के अंदर जाते हैं तो समुद्र के अंदर प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है, हाई प्रेशर होता है। तो जब वो सांस लेते हैं तो उनके ब्लड में क्या डिजोल्व हो जाती है, नाइट्रोजन डिजोल्व हो जाती है। और जैसे ही वो क्या आते हैं, सरफेस की ओर आते हैं, तो वो जो डिजोल्व नाइट्रोजन है वो बाहर निकलती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ब्लड में नाइट्रोजन के बबल्स बन जाते हैं, जिससे कि कैपिलरीज ब्लॉक हो जाती है और क्या आ जाते हैं, बेंड्स आ जाते हैं उनमें। ठीक है, क्या पड़ जाते हैं, उनके बेंड्स आ जाते हैं। और ये बेंड्स इतने खतरनाक हो सकते हैं कि गोताखोर की मौत भी हो सकती है। जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं ना, उनकी क्या हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। तो इससे बचने के लिए वो क्या करके जाते हैं, एक टैंक लेके जाते हैं जिसमें क्या घुली हुई होती है, आपकी नाइट्रोजन, आपकी ऑक्सीजन और हीलियम, ये इसमें डिजोल्व रहती हैं। ठीक है, तो याद रखना, इन डीप सी डाइविंग्स जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं, स्कूबा डाइवर्स breathe air at high pressure। ठीक है, हाई प्रेशर पे वो सांस लेते हैं तो क्या होगा, हाई प्रेशर पे क्या होता है, हाई प्रेशर पर solubility of nitrogen increase in blood। यानी कि नाइट्रोजन क्या होती है, उस सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज। ठीक है, तो इस कंडीशन के कारण क्या होता है, जो नाइट्रोजन है सॉल्युबिलिटी यहाँ पे क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो नाइट्रोजन इंक्रीज हो जाएगी किसमें, ब्लड में। अब क्या हुआ, मानो जो आपका स्कूबा डाइवर है वो आ रहा है कहाँ, बाहर की साइड में, तो क्या लिखेंगे, स्कूबा डाइवर when come towards सरफेस। जब स्कूबा डाइवर क्या है कि सरफेस की ओर आता है तो जो डिजोल्व नाइट्रोजन है वो रिलीज होगी। तो क्या होगा, क्या लिखेंगे अपन, डिजोल्व नाइट्रोजन रिलीज्ड। तो ऐसी कंडीशन में क्या बनेंगे, बबल्स ऑफ नाइट्रोजन इन ब्लड फॉर्म्ड। अब नाइट्रोजन में क्या बन जाएंगे, बबल्स बन जाएंगे। तो क्या होगा, इस कंडीशन के कारण जो कैपिलरीज हैं वो हो जाएंगी ब्लॉक। और कैपिलरीज ब्लॉक हो जाएंगी तो क्या पड़ने लग जाएंगे, उनमें बेंड्स पड़ने लग जाएंगे। अब इस सिचुएशन से बचने के लिए, इस सिचुएशन से बचने के लिए स्कूबा डाइवर्स क्या यूज करते हैं, टू प्रिवेंट, टू प्रिवेंशन ऐसे लिखेंगे अपन, टू प्रिवेंशन फ्रॉम दिस कंडीशन स्कूबा डाइवर्स यूज टैंक, एक ऐसा टैंक यूज करते हैं जो कि किससे फिल्ड रहता है, फिल्ड विथ एयर, उसमें
एयर भरी होती है जो कि किससे डाइल्यूट रहती है, डाइल्यूटेड विथ हीलियम, किससे, हीलियम से, और आपकी नाइट्रोजन। अब हीलियम कितनी होती है, 11.7%, 11.7% में आपकी हीलियम होती है। नाइट्रोजन होती है 56.2%, ठीक है। और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितनी होगी उसमें, 32.1% में, ठीक है। यानी कि स्कूबा डाइवर्स जब डाइविंग के लिए जाते हैं तो अपने साथ एक ऐसा टैंक लेके जाएंगे जिसमें एयर किससे डाइल्यूटेड रहेगी, हीलियम से। हीलियम से कितनी होगी, हीलियम 11.7%, नाइट्रोजन कितनी होगी 56.2%, और ऑक्सीजन कितनी होगी 32.1%, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा मैंने कि जो हेनरी लो है, जो आपकी कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स और आपके सोडा वाटर होते हैं, उनमें CO2 की सॉलिबिलिटी को बढ़ाने के लिए उसको कहाँ कितने, उसको हाई प्रेशर पर बॉटल्स को क्या कर देते हैं, सील कर देते हैं। दूसरा इसका जो यूज है वो किस में है, जो सी डाइविंग होती है उनमें। स्कूबा डाइवर्स है वो क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं, कितने पे, हाई प्रेशर पे वो ब्रीथ करते हैं। हाई प्रेशर पे क्या होती है, सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस बढ़ती है, यानी कि नाइट्रोजन की सॉलिबिलिटी ब्लड में ज़्यादा हो जाती है। ऐसी कंडीशन में जब स्कूबा डाइवर्स वापस सरफेस की ओर आते हैं तो क्या होगा कि उनके ब्लड में नाइट्रोजन के बबल्स बनने लग जाएंगे, और नाइट्रोजन के बबल्स बनने के कारण कैपिलरीज क्या हो जाती हैं, ब्लॉक हो जाती हैं, और कैपिलरीज ब्लॉक होती है तो बेंड्स पड़ने लग जाते हैं, जिससे कि जो स्कूबा डाइवर्स है उनकी डेथ भी हो सकती है। तो इससे बचने के लिए वो क्या करते हैं, टैंक का यूज़ करते हैं जिसमें आपकी हीलियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस फिल्ड होती हैं, ठीक है। उसके बाद में है एक डिजीज एनोक्सिया। एनोक्सिया को भी हम हेनरी लॉ से क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्या होता है, जो हाई एल्टीट्यूड होता है, हाई एल्टीट्यूड पर क्या होता है कि जो आपकी ऑक्सीजन है, जो आपकी ऑक्सीजन है उसका पार्शियल प्रेशर कम होता है। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या हो जाता है, कम होता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज डिक्रीज एट हाई एल्टीट्यूड। क्या कहेंगे अपन, एट हाई एल्टीट्यूड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज डिक्रीज, ठीक है भाई। अब डिक्रीज होगा तो जो हाई एल्टीट्यूड पर जो पर्सन्स रहते हैं, जो क्लाइंबर्स होते हैं, जो क्लाइंबर्स हैं, क्लाइंबर्स के ब्लड में ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब ऑक्सीजन डिक्रीज हो जाएगी तो इसके कारण क्या होगा, वो वीक हो जाएंगे, और उनकी जो थिंक करने की एबिलिटी है वो भी क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, अनेबल टू थिंक। अनेबल टू क्लियरली थिंक, इसको हम क्या कहते हैं, एनोक्सिया। देखो इन शॉर्ट टर्म्स मैंने क्या बताया है, हाई एल्टीट्यूड पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसलिए जो क्लाइंबर्स होते हैं, क्या है, जो क्लाइंबर्स होते हैं उनके ब्लड में एंड अपन टिश्यू भी लिख सकते हैं, उनके ब्लड में एंड टिश्यू में ऑक्सीजन क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिसके कारण क्या हो सकते हैं, वो कमजोर हो जाते हैं और अनेबल टू क्लियरली थिंक।
और इस डिजीज को हम क्या कह देते हैं, एनोक्सिया कह देते हैं। इस डिजीज को हम क्या कहते हैं, एनोक्सिया कह देते हैं। ठीक है, तो ये आपके हेनरी लॉ के क्या थे, ये हेनरी लॉ की एप्लीकेशंस थी। अब लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लॉ। सबसे पहले हेनरी लॉ ये कहता है कि प्रेशर ज्यादा नहीं होना चाहिए, प्रेशर ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो पहला पॉइंट, प्रेशर शुड नॉट बी वेरी हाई, ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा, टेम्परेचर के लिए ये कह रहा है कि टेम्परेचर ज्यादा कम नहीं होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे, टेम्परेचर शुड नॉट बी वेरी लो। ठीक है, थर्ड पॉइंट ये क्या कहता है कि जो सॉल्यूशन है वो डाइल्यूट होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन शुड बी डाइल्यूट। नेक्स्ट ये क्या कहता है कि जो आपकी गैस है उसकी मॉलिक्यूलर स्टेट चेंज नहीं होनी चाहिए, मॉलिक्यूलर स्टेट उसकी चेंज नहीं होनी चाहिए। गैसियस स्टेट और लिक्विड स्टेट दोनों में उसकी मॉलिक्यूलर स्टेट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो क्या लिखेंगे, द मॉलिक्यूलर स्टेट state of gas should not be changed, should not be changed। ये आपके हेनरी लॉ की क्या है, लिमिटेशंस है। तो आज की इस क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। क्या क्या हमने पढ़ा, एक बार उसका हम वापस से रिव्यू लेते हैं। आज स्टार्ट किया था हमने वेट वॉल्यूम यूनिट से। ठीक है, वेट वॉल्यूम यूनिट के लिए मैंने आपको क्या बताया कि सॉल्यूट होना चाहिए, सॉल्यूट का वेट लेंगे और सॉल्वेंट का वॉल्यूम लेंगे। और वेट वॉल्यूम यूनिट में 4 यूनिट्स आती हैं, मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी और क्या लिखा है, वेट वॉल्यूम परसेंटेज। ये 4 पॉइंट हमने लिए। मोलरिटी किसको कहते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, ये हमारी मोलरिटी है। और इसकी जो यूनिट होती है वो मोल पर लीटर होती है। मैंने यहाँ पे साथ में मोलरिटी की यूनिट भी लिखी है जो कि मोल पर किलोग्राम है। उसके बाद में मैंने बताया नॉर्मेलिटी क्या है। नॉर्मेलिटी को हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ इक्विवेलेंट वेट हमने लिया है जो कि क्या है, इसको हमने डिफाइन किया है कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनी सब्सटेंसेस इज द नंबर ऑफ वेट पार्ट्स, number of weight parts which is react with or displace 1 weight part of hydrogen, 8 weight part of oxygen and 35.5 weight part of क्लोरीन। ऐसा यानी कि जो आपका इक्विवेलेंट वेट है वो क्या है, जो तो या तो रिएक्ट करे या उसको डिस्प्लेस करे, किससे, 1 वेट पार्ट ऑफ हाइड्रोजन या फिर 8 वेट पार्ट ऑफ ऑक्सीजन या फिर 35.5 वेट पार्ट ऑफ क्लोरीन को डिस्प्लेस करे या फिर रिएक्ट करे। ठीक है, और फिर बाद में मैंने आपको एसिड का कैसे इक्विवेलेंट वेट निकाला जाता है, बेस का कैसे निकाला जाता है, एटम का कैसे निकाला जाता है, ऑक्सीडेंट का कैसे निकाला जाता है और आपके रिडक्टेंट का कैसे निकाला जाता है, ये डिफाइन किया। उसके बाद में देखिए फॉर्मेलिटी,
फॉर्मेलिटी का यूज कब करेंगे? जब सॉल्यूट है या तो डिसोशिएट होगा या फिर एसोसिएट होगा। जैसे कि बेंजोइक एसिड को बेंजीन में लेते हैं तो वो डाइमर बनाता है, यानी कि एसोसिएशन शो करता है। ऐसे ही NaCl को वाटर में लेते हैं तो डिसोशिएट होता है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म कौन सी यूज करते हैं? फॉर्मेलिटी यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद में है अपना वेट वॉल्यूम परसेंटेज। वेट वॉल्यूम परसेंटेज को हम कैसे लिखेंगे? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट की तो अमाउंट लेंगे और सॉल्यूशन का क्या लेंगे? वॉल्यूम लेंगे, ठीक है, ठीक है। और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 100 से। क्यों? क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं। उसके बाद में थर्ड पॉइंट हमारा था वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज कब निकालते हैं? जब सॉल्यूट भी लिक्विड होगा और सॉल्वेंट भी क्या होगा? लिक्विड होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? VA अपॉन VA प्लस VB। VA क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, और VB क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। और टोटली इसको क्या कह सकते हैं? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद में मैंने ये बताया आपको कि ppm में हमने 10 टू द पावर 6 लिया था। अगर आपको ppb डिफाइन करना होता है तो 10 टू द पावर 9 आप ले सकते हैं 6 की जगह, ठीक है। उसके बाद में था सॉल्युबिलिटी क्या है? सॉल्युबिलिटी को हमने डिफाइन किया, ठीक है। सॉल्युबिलिटी की हमने डेफिनेशन दी। उसके बाद में हमने ये बताया कि सॉल्युबिलिटी को कौन कौन अफेक्ट करता है। तो नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट तो करता ही है, साथ में टेम्परेचर और प्रेशर भी अफेक्ट करता है, ठीक है। फिर मैंने ये कहा कि मान लो मेरा सॉल्यूट है, जिसको मैं सॉल्यूट है वो सॉलिड है और सॉल्वेंट मैंने लिक्विड लिया और सॉलिड सॉल्यूट को मैंने लिक्विड में मिलाया, तो क्या होगा? तो सबसे पहले मैंने एक लाइन लिखी कि एवरी सॉलिड डज नॉट डिसॉल्व इन गिवन लिक्विड। हर सॉलिड सॉल्यूट है वो हमें जो लिक्विड दिया जाता है उसमें डिसॉल्व हो जरूरी नहीं होता है। जैसे कि NaCl है, NaCl, KCl, KNO3 वाटर में डिसॉल्व होते हैं, एंथ्रासीन, नेफ्थलीन बेंजीन में डिसॉल्व होते हैं। तो फिर मैंने एक यहाँ पे एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिख दिया था, लाइक डिसॉल्व लाइक, यानी कि जो जैसा होता है वो उसी में डिसॉल्व होता है। यानी कि पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। फिर उसके बाद में क्या कहा कि अगर हम किसी सॉलिड सॉल्यूट को किसी लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हैं तो वहाँ दो अपोजिट प्रोसेस होती है। पहली प्रोसेस तो क्या कि सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो डिसॉल्व होते हैं सॉल्वेंट में, जिसको हम डिसोल्यूशन कहते हैं। उसी समय एक और प्रोसेस फॉलो होती है। उसमें क्या होता है कि जो सॉलिड सॉल्यूट जो कि सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो चुके हैं वो कोलाइड करते हैं किसके साथ? सॉलिड पार्टिकल्स के साथ, और सेपरेट आउट हो जाते हैं कहाँ से? सॉल्यूशन से, जिसको हम कौन सा टर्म कहते हैं? क्रिस्टलाइजेशन। जिसको कौन सा वर्ड बोलते हैं हम? क्रिस्टलाइजेशन। तो दो अपोजिट प्रोसेस यहाँ पे होती है, एक तो आपकी डिसोल्यूशन और एक आपकी क्रिस्टलाइजेशन। ये दो प्रोसेस होती है। जब इन दोनों प्रोसेस की रेट सेम हो जाती है तो वहाँ पे डायनेमिक इक्विलिब्रियम बनता है, और जब इक्विलिब्रियम बनता है तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाती है? कांस्टेंट हो जाती है। इट मीन्स अब इसमें ज़्यादा सॉल्यूट हम डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं, और ऐसा सॉल्यूशन आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। उसके बाद में हमने क्या लिया कि सॉल्युबिलिटी को टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है। सॉल्युबिलिटी को टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है? तो यहाँ कहा गया कि अगर हमारा जो सॉलिड है वो लिक्विड में डिसॉल्व है तो उसको टेम्परेचर कब अफेक्ट करेगा? टेम्परेचर डिपेंड करता है किस पर? टाइप ऑफ प्रोसेस पर, कि आपकी प्रोसेस किस टाइप की है। अगर आपकी प्रोसेस एंडोथर्मिक है, यानी कि सॉलिड सॉल्यूट डिसॉल्व होते समय एनर्जी को अब्जॉर्ब कर रहा है, यानी कि उसको एनर्जी चाहिए, तो ऐसी कंडीशन में आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। किसके लिए? जब एनर्जी अब्जॉर्ब होती है। दूसरी क्या है? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या है? आपने सॉल्यूट को डिसॉल्व किया सॉल्वेंट में और डिसॉल्व होते वक्त एनर्जी रिलीज हो रही है, पहले ही एनर्जी ज़्यादा है सिस्टम में जो कि बाहर निकल रही है, और आप टेम्परेचर बढ़ा करके उसको एनर्जी अगर दे रहे हो तो फिर वहाँ पे आपका प्रोसेस फॉलो नहीं होगी।
ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि पहले ही सिस्टम में से एनर्जी बाहर निकल रही है। तो अगर डेल एच नेगेटिव होता है, इट मीन्स आप जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी कम होगी। उसके बाद में इफेक्ट ऑफ प्रेशर हम लिख रहे हैं। याद रखना, प्रेशर का इफेक्ट केवल गैसियस कंडीशन में होगा, सॉलिड और लिक्विड पर नहीं होगा, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड इनकम्प्रेसिबल होते हैं, उनको आप कंप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है। उसके बाद में हमने क्या लिखा, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। अब हम किसी लिक्विड में किसको डिसॉल्व कर रहे हैं, गैस को डिसॉल्व कर रहे हैं, तो वो किस पर डिपेंड करती है, प्रेशर पर वो डिपेंड करती है। प्रेशर को बढ़ाते हैं, सॉलिबिलिटी बढ़ जाती है। और ये इन दोनों के बीच में जो रिलेशन दिया था वो थे आपके हेनरी महोदय ने हेनरी लॉ दिया था, और उन्होंने क्या कहा कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर द सॉलिबिलिटी ऑफ ए गैस, कोई भी गैस है उसकी सॉलिबिलिटी क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड और सॉल्यूशन। जो कि सरफेस और लिक्विड, जो लिक्विड की सरफेस है उसके ऊपर जो गैस होगी उसके पार्शियल प्रेशर के क्या होगी, प्रोपोर्शनल होगी। m इज प्रोपोर्शनल टू p, और इक्वल्स का साइन लगाया तो हमने KH यहाँ कांस्टेंट लगाया जो कि हेनरी कांस्टेंट है। इसकी एक और डेफिनेशन दी थी क्या, कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, और गैस कौन सी फेज में है, वेपर फेज में है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन। किसके मोल फ्रैक्शन के, सॉल्यूशन के मोल फ्रैक्शन के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, और P इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, KHX। ठीक है। और KH यहाँ पे आपका क्या है, हेनरी कांस्टेंट है भाई। अब क्या देखो यहाँ पे, द KH वैल्यू इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस एट सेम टेम्परेचर। टेम्परेचर सेम होगा लेकिन KH की वैल्यू अलग अलग गैसों के लिए अलग अलग होगी। अब देखो, टेम्परेचर बढ़ाओगे KH भी बढ़ेगा लेकिन सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी। ये आपको याद रखना है। टेम्परेचर बढ़ाने पर KH बढ़ता है, सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। और यहाँ इसको हमने प्रूव किया किससे, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के एग्जाम्पल से, कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के लिए टेम्परेचर बढ़ाया गया तो इनकी KH वैल्यू बढ़ी और सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। दैट्स वाई, यही कारण है कि एक्वेटिक स्पीसीज आर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर देन टू वार्म वाटर। यानी कि कोल्ड वाटर में वो ज्यादा रहना पसंद करेंगी गर्म पानी की बजाय। उसके बाद में हमारा टॉपिक था एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ, तो ये जो अपनी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती हैं, सोडा वाटर वगैरह होता है, उसमें CO2 को हम हाई प्रेशर पर डिसॉल्व करते हैं। और उसके लिए हम क्या करते हैं, जिस बॉटल में ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भरी जाती है उनका जो ढक्कन है बिल्कुल हाई प्रेशर पर टाइटली बंद किया जाता है। तो ये यहाँ पे इसका यूज होता है। दूसरा, स्कूबा डाइवर्स में, जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो गोताखोर जब समुद्र में नीचे जाते हैं तो वहां पे प्रेशर हाई होता है। ठीक है। तो उनकी जो जब वो ब्रीद करते हैं तो उनके ब्लड में नाइट्रोजन गैस क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। नाइट्रोजन क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। और जैसे ही वो बाहर आएंगे, जैसे ही वो सरफेस की ओर आते हैं, ये नाइट्रोजन रिलीज होती है, जिससे कि ब्लड में नाइट्रोजन के बबल्स बन जाते हैं। और इन बबल्स के कारण जो कैपिलरीज होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं और उनमें क्या आने लग जाते हैं, बेंड्स आने लग जाते हैं। क्या आने लग जाते हैं, बेंड्स आने लग जाते हैं। और इससे बचने के लिए ये स्कूबा डाइवर्स क्या करते हैं, टैंक लेके जाते हैं जो कि किससे भरी होती है, हवा से भरी होती है। और वो किससे डाइल्यूट रहती है, हीलियम से, आपकी नाइट्रोजन से। हीलियम है उसमें, नाइट्रोजन है और आपकी ऑक्सीजन है। ठीक है। उसके बाद में एक डिजीज के बारे में बताया, किसकी हेल्प से, आपके हेनरी लॉ की हेल्प से, एनोक्सिया। एनोक्सिया के बारे में क्या कहा जाता है कि हाई एल्टीट्यूड पे जो
पर्सन्स रहते हैं, या फिर आप ये बोल दो क्लाइंबर्स होते हैं, हाई एल्टीट्यूड पर जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है वो बहुत कम होता है, जिससे कि क्लाइंबर्स के ब्लड और टिश्यू में ऑक्सीजन की जो प्रेजेंस है वो बहुत कम होती है, जिसके कारण वो वीक हो जाते हैं और अनेबल टू क्लियरली थिंक, वो ढंग से सोच भी नहीं पाते हैं, यानी कि उनकी मानसिक स्थिति भी डामाडोल ही रहती है। ये थी इसकी एप्लीकेशंस। और लास्ट में क्या है, लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लॉ। हेनरी लॉ क्या कहता है, प्रेशर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए, सॉल्यूशन डाइल्यूट होना चाहिए और मॉलिक्यूलर स्टेट ऑफ गैस चेंज नहीं होनी चाहिए। ये हमने आज अपना सॉल्युबिलिटी का टॉपिक क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम वो वेपर प्रेशर को स्टार्ट करेंगे, राउल्ट्स लॉ को हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।